सेंट मेरीज वालों के एग्जाम बोलो कब से? दिसंबर में। सोचना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दो टेस्ट खराब हो गए, दो टेस्ट खराब हो गए तो मतलब प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगा इसी क्लास में के दोस्त बन जाए। नवंबर के बाद चिल्ड्रंस डे के बाद में चलो वैसे भी ये जो नवंबर होता है ना, ये हाई टाइम होता है सिलेबस के आगे जाने। दिस इज हाई टाइम इन व्हिच द सिलेबस शुड मूव अहेड। ये नवंबर तो लिखो बच्चों अपनी कॉपी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है? हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 11th में पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल और 12th में पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? 2 डायमेंशनल और 12th में कौन सी पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा आप सुनो, वहां चले जाओ। हाँ तो वहां चले जाओ, बोल देना नहीं है इसको दोबारा से। चलो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात किसकी करते हैं? चलो सबसे पहले हम कर रहे हैं 2 डायमेंशन के बारे में। तो 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है यार, छोटा सा सिलेबस दिए। पहले नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस, फिर पढ़ेंगे सर्कल्स, फिर पढ़ेंगे पैराबोला, फिर पढ़ेंगे हाइपरथ्राइड, फिर पढ़ेंगे इलिप्स, फिर पढ़ेंगे हाइपरबोला, फिर पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब 7 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं। मतलब नवंबर पूरा अच्छे से डूबोगे तो भी खत्म नहीं होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नवंबर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म नहीं होगा। अरे शुभम भाई कहां चले गए आप? जल्दी जाओ, फोन नहीं दिया ना पापा। चलो पहला, क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या? अच्छा एक चीज और बता दूं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल नया टॉपिक था क्या आप सब लोग के लिए? जाओ चलो हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने बोला था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या एक नया टॉपिक था, उससे पुराने टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था। यानी अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नए सिरे से भी पढ़ लिया, ये सोच के कि चलो मैं नए टॉपिक्स को पढ़ता हूं, तो वो आपको मदद करता है। ऐसे ये टॉपिक भी अगर आप बाई चांस कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आप जग जाता है, ये सोचता नहीं यार अब मैं पढ़ लूंगा अच्छा बढ़िया तरीके, तो अच्छा है ये टॉपिक से आप फिर दोबारा से अपनी मैथ्स की शुरुआत कर सकते हैं। और ये सारी चीजें 12th में बहुत भयानक तरीके से घूम घूम के आएंगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि 11th का सिलेबस था, बट उससे ज्यादा जरूरी था कि वो 12th में प्रोबेबिलिटी में बहुत भयानक तरीके से यूज हो। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ाई गई क्योंकि वो हर एक चैप्टर में यूज होती है और 12th में। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 11th में तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन भाई इसका बहुत बड़ा यूज किसमें है? 12th में। 12th में 12 नंबर का एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड, समझ गए? 12th में आप 11th को रिवाइज नहीं कर पाते। 12th का सिलेबस है ना, आज इस टाइम 10th को रिवाइज कर सकते हो कि मैं आप बोलूं कि आप 12th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज कर रहा हूं, नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता है। तो 12th में कहां टाइम मिलता है? तो इसलिए इसको अभी से मेरे साथ अच्छे से बेस बनाना सीखो। नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या आपको 10th क्लास का याद होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 अगर एक कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता था? डिस्टेंस होता था, ये हो गया a ये b, ab होता था अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस
y1 minus y2 the whole square, or under root x2 minus x1 the whole square, or y2 minus y1 the whole square. याद आया कि नहीं आया? डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10. कोई डाउट? चलेंगे आगे. ओके. अब अगर आपको याद होगा, एक होता था सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10. ए है ये x1 y1, और ये कितना है b, और ये है x2 y2, और इसका एक मिड पॉइंट हो गया है c. नहीं, c मिड पॉइंट नहीं है, ये है इसको डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो. इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो ऑफ m:n, ये m:n रेशियो में डिवाइड कर. तो इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है mx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, कॉमा ny1 प्लस my2 अपॉन n प्लस n. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये था सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10. सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10. अब अगर आपको याद होगा, एक चीज होता था मिड पॉइंट. ये मैं अभी 10th का रिवाइज कर रहा हूं. मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर दो, x कोऑर्डिनेट को अपॉन 2 कर दो तो x मिड पॉइंट आ जाएगा. y1 और y2 को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट. x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाता. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड. और आगे समझ में क्या है? इसी क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? वी आर कॉलिंग इट टू बी द सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेशन. अब एक कॉन्सेप्ट होता था सेंट्रॉइड. पहले 10th का करेंगे. सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता था, अपनी कॉपी में लिखो, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस. एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस बनाओगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको क्या बोलोगे आप लोग? सेंट्रॉइड. व्हाट यू विल कॉल इट? Centroid. Centroid is the point of intersection of the three medians. Centroid is the point of intersection of the three medians. Copy कर लीजिए. Centroid is the point of intersection of the three medians. हो गया? अब इधर देखिए, अगर एक कोई भी ट्राइंगल लिया, चलो कोई भी एक ट्राइंगल लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3. तो इस वाले ट्राइंगल में मीडियन कितने होंगे? 3. एक हो गया ये मीडियन, एक हो गया जे मीडियन, और एक हो गया जे मीडियन. कोई प्रॉब्लम? ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ. मीडियन का मतलब होता है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलना. अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलना. अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखो मीडियन. द लाइन जॉइनिंग, मीडियन की डेफिनेशन, द लाइन जॉइनिंग, द लाइन जॉइनिंग, द लाइन जॉइनिंग the vertex to the midpoint of opposite side. A line joining the vertex to the midpoint of opposite side. A line joining the vertex to the midpoint of opposite side in a triangle. In a triangle is called median. Is called median. अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों लोग, इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसका नाम है सेंट्रॉइड. इसका नाम क्या है? सेंट्रॉइड. जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं.
और जी का जो कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, अगर आपको याद हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th में जो चैप्टर था उसको बोलते थे हम लोग इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th में, यानी सिर्फ जरा सा इंट्रोडक्शन था। सही चीज तो अब आ रही, ये आई है भयानक तरीके से, और इसके भी भयानक तरीके से और कब आएगी? 12th। आंधी तूफान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आंधी तूफान पूरा। 11th क्लास में दो ही मेन टॉपिक हैं इसके 11th मैथ्स। पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा कोऑर्डिनेट। ये दो मेन पिलर है 11th। मौसम खराब होने वाला है, हो गया। सेंट्रॉइड मेरे ख्याल समझ में आने लग गया सब लोग को। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कितना है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x के कोऑर्डिनेट ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, y के कोऑर्डिनेट ऐड करो डिवाइडेड बाय 3। चलो ये तो हो गया सेंट्रॉइड। अब कॉन्सेप्ट है 11th क्लास में, सबसे पहले एक और टॉपिक है छोटा सा 9th क्लास 10th क्लास में, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखो, हालांकि सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में नहीं था एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट फिर भी मैंने तो पढ़ा दिया था। बच्चों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये है a x1, हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है बच्चों। इसका कोऑर्डिनेट x2 y, इसका कोऑर्डिनेट x3 y, यानी इट इज हैविंग अ पोजीशन ऑन द ग्राफ पेपर। It is having the position on the graph paper. It is having a position on the coordinate plane. कि coordinate plane पर इसकी एक पोजीशन होती है, coordinate plane पर इसकी एक पोजीशन होती है। समझ में आया सब लोग? अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो इसके लिए आप हाफ लगाइए। यहां लिख दीजिए x1 5, यहां लिख दीजिए x2 5, यहां लिख दीजिए x3 5, और यहां वापस से लिख दीजिए x1 y। वापस से क्या लिख दीजिए? x1 y वापस से। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, हाफ, ये बनेगा x1 y2 माइनस x2 y, याद आ गया? प्लस ये कितना हो गया? x2 y2 माइनस x3 y प्लस x3 y माइनस x1 y। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मदद से हम लोगों ने क्या निकाल दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। फटाफट निकालो, कॉपी करो। भूलने वाले कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए सारे। बन गया कि नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ट्रायंगल व्हेन वर्टाइसेस आर गिवन। इसका एक और तरीका भी होता है, क्योंकि आप डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो ना, तो इसका एक और तरीका होता है कि आप एक डिटरमिनेंट लिख लो x1 y1, अच्छा चलो छोड़ो डिटरमिनेंट प्रॉब्लम ऐसे लिख सकते हो वैसे हाफ, और यहां लिख लो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। और डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता है आप लोगों को, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा था IJK वाला, इसको ले लो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो इसको ले लो, वो वाला छोड़ दो ले लो, छोड़ दो ले लो, याद आ गया कुछ? तो उसको उससे इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट अगर ये समझ में आ गया तो इट इज नो प्रॉब्लम, इससे करो आंसर। और ये जो वैल्यू आती है इसकी मॉड होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव, हमेशा इसको पॉजिटिव रखना है। समझे कि नहीं? इजी। चल, ये तो था एक छोटा सा रिवीजन क्लास 10। अब चालू हो रहा है क्लास 11 और अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, काफी मजा आएगा 11। अच्छा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब ज्यादा बढ़ा दूंगा मैं, पहले स्ट्रेट लाइंस, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फिर सर्कल्स, फिर पेयर ऑफ सर्कल्स, फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इतने टॉपिक्स हैं अभी। और भी इंट्रोडक्शन टू 3D भी है, तो मतलब लगभग 7-8 टॉपिक हैं, बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े। यानी स्ट्रेट लाइन पूरा करने में मुझे कम से कम 10-12 क्लासेस लगेंगी। अभी मैं शुरू तो कर रहा हूं उसको, तभी तो मैं चिंतित था ना कि आपका पेपर अगर 14 तारीख से है या 14 के बाद से है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन शुरू करना चाहिए, वरना स्ट्रेट लाइन में पीछे हो गए। स्ट्रेट लाइन इन सब का बेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कहां है? स्ट्रेट लाइन। इसलिए अच्छे से पढ़िए, डेली कम से कम 8-10 क्वेश्चन करिए इसके ऊपर, डेली का डेली प्रैक्टिस कीजिए तो बनने लगेंगी चीजें। सर दर्द है, जैसे फॉर्मूला याद करना पड़ता था ना ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें भी इसके फॉर्म्स याद करने, तो मैं सिखाता हूं, चलो कोई नहीं। अगर मुझे बनता है तो आपको भी बन जाएगा, अगर मुझे बनता है तो उनका आपको भी बन जाएगा। मैंने तो मुझे तो सिखाया होगा किसने, मैं सीख गया, आपको सिखा रहे, आप सीख जाओ। तो बच्चों लोग एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, लिख लीजिए उनको, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट। स्लोप ऑफ द लाइन इज द डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, स्लोप वो नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो ये स्लोप यहीं से ही पैदा हुआ, इसी का टॉपिक का कॉन्सेप्ट है स्लोप। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट है। अभी डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ी देर में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो, अगर कोई भी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना है, अल्फा ले लो या थीटा ले, जनरली क्योंकि थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, स्लोप, और इसकी वैल्यू होती है tan थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। बोलो आ रहा है समझ में क्या? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है लाइन के साथ में, उस एंगल का tan थीटा करोगे तो क्या आएगा? स्लोप। उस लाइन का tan थीटा करोगे तो क्या आएगा? स्लोप। बोलो आया क्या समझ में? अभी फटाफट जरा कॉपी कर लीजिए इसको, डायग्राम बना के अपनी कॉपी में। आधा अधूरा मैंने फिजिक्स में भी इसको बताने की कोशिश की होगी, बट वहां पे आधा अधूरा ही हो पाता है, पूरा नहीं हो सकता था। स्लोप एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमें 2-3 दिन लग जाएंगे अभी समझने, पर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ध्यान रखना।
फिर क्या बोलेंगे? सुलभ सिर्फ सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास के बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ द लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे अगर एक लाइन है एस, तो इसका स्लोप क्या होगा? ये वाले एंगल का स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया क्या? डायग्राम बनाओ थोड़ा। tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। कितने सब्जेक्ट में शहीद हो गए? 2, मतलब मैथ्स फिजिक्स में कुछ प्लान है आगे? कुछ कर लोगे? निकल, मुझे तो लगता है तुम कर लोगे बहुत आराम से रिकवर, लेकिन तुमको लगता है मेहनत नहीं होगी। पता है, फेल हो जाना एक नॉर्मल सी बात है फर्स्ट यूनिट में, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। शुरू से तो समझा रहे, पर फेल होने के बाद अगर आपने गियर अप नहीं किया तो वो एबनॉर्मल है। लुढ़क गए ना, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना एक कमी क्या है, उसके बाद दोबारा से वही कमी ना करो, अब तो आगे बढ़ो। एबनॉर्मैलिटी क्या है? गिर के ना उठना। गिरना तो नॉर्मल है, उसमें क्या है? गिर गए कोई बात नहीं, उठ जाओ, अब आगे चलो। तो क्या है, स्लोप समझ में आने लग गया? अब हेडिंग डालो अपनी कॉपीज में, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। कोई एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जैसे ये लाइन है, ये है A और ये कितनी है? B। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2। जैसे ही कहीं कोई पॉइंट आएगा तो आपका मन करना चाहिए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो। एवरी पॉइंट हैज गॉट सम पोजीशन, x एक्सिस y एक्सिस पर हर एक पॉइंट का क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। तो ये मैं कोऑर्डिनेट प्लेन ही बनाता हूं, बस बार बार x एक्सिस y एक्सिस बना के दिखाता नहीं, वरना तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही हो। अब स्लोप क्या होता है इस लाइन का? देखो, m ऑफ AB, मतलब क्या लिखना है इसका? स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप हमेशा किसी एक स्ट्रेट लाइन का ही होता है। स्लोप इज अ डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट टू स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो सब लोग? अब स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लर्न करो इस वाली बात कि आपने y2 में से y1 माइनस किया और x2 में से x1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? इसका डिवीजन क्या आ जाएगा? स्लोप। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज स्लोप। राज, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। राज, क्या समझे? कहां घूम रहे हो तुम? बैठे क्लासरूम में और दिमाग कहीं कहीं चल रहा है, हैंग हो जाते तुम बीच बीच में। क्या बोल रहे हो? डिलीशियस हो गया? दागी बन रहा कि नहीं? ये शुभी बुद्धि। अब क्या हो गया? स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स
डिवाइडेड बाय द सिमेट्रिक चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। सिमेट्रिक चेंज का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आपने ऊपर y2 माइनस y1 लिखा है तो नीचे भी x2 माइनस x1 लिखना है। ऊपर अगर y1 माइनस y2 लिख दिया तो नीचे में क्या लिखना है? x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ऊपर 2 माइनस 1 तो नीचे भी 2 माइनस 1, ऊपर 1 माइनस 2 तो नीचे भी 1 माइनस 2। वैसे यही फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। ये क्या हो गया? स्लोप। प्रॉब्लम लर्न कर लोगे बच्चे से? डेल्टा y बाय डेल्टा x ना क्यों? क्योंकि नहीं स्मॉल चेंज की बात नहीं। चेंज का मतलब फिर वो हो जाएगा कि x1 डेल x लिख दोगे तो आप बड़े में से छोटा माइनस कर दो। मैं बड़े में से छोटा माइनस करने के लिए नहीं बोल रहा, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, बिकॉज ये तो पोजीशन है। कोई सिविल लाइन में रहता है और कोई कटरा में रहता है, कौन बड़ा है? ये तो कोई पॉइंट नहीं है, पोजीशन है सबकी, कोई बड़ा छोटा थोड़ी है। नो रिलेटिव कंपैरिजन। अच्छा फिर मैं लिख रहा हूं, लिखिए अपनी कॉपी में, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। क्या हो गया? मुस्कुराने लगी जो सोच रही है, मतलब कैसे भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, क्या फर्क है? एक दिन देखा था एक लड़की को बैठी थी फालती लगा के क्लास में, केमिस्ट्री वाली क्लास में, 11th में हम लोग की क्लास की, शायद निकिता पटेल थी, नहीं कोई लड़की थी, शायद किंजल होगी, फालती लगा के बैठी थी। बैठे ना, उससे क्या फर्क पड़ा? इज्जत से पढ़ो बच्चा, क्या लेट जाना कहीं पीछे जाके शर्म थोड़ी आ रहे हैं। अच्छा आप सुनिए, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिएगा प्लीज, सबसे पहले पैरेलल लाइंस कैसी होती है? सबसे पहली बात तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या दोनों का स्लोप बराबर होगा? दोनों का tan थीटा क्या होगा? बराबर। देखो अपनी कॉपी में, if two lines are parallel, then their slope must be equal. If two lines are parallel, then their slopes are equal. If two lines are parallel, then their slopes are equal. बोला उनके slopes क्या होंगे? Equal. डायग्राम बनाओ था, शायद समझ में भी आ गया होगा कि भाई अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो वो क्या एक्स एक्सिस पर सेम एंगल बनाएंगी? अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो वो एक्स एक्सिस पर कैसा एंगल बनाएंगी? सेम एंगल। भाई तो इसे एक बार खिसका लेना है विवेक, एक बार खिसका ले इसको, जितना खिसका। तो इसका मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स कैसे होंगे? इक्वल। अब इधर सुनो, ये पॉइंट हो गया है x1 y1, ये पॉइंट हो गया है x2 y2, और ये पॉइंट हो गया है x3 y3, ये पॉइंट हो गया है x4 y4। तो अगर इसका स्लोप आएगा m1, तो m1 कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसका स्लोप होगा सपोज m2, तो इसका स्लोप होगा y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। सब पैरेलल लाइंस के लिए m1 इज इक्वल टू m2 होता है। पैरेलल लाइंस के लिए m1 इज इक्वल टू कितना होता है? m2। कॉपी करो फटाफट कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं
तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। यही होता है पैरेललिस्टिक कंडीशन। When do we say that the two lines are parallel? When their slopes are equal, they are said to be parallel. When do we say that two lines are parallel? When their slopes are equal. होगा tan थीटा भी इक्वल होगा, चाहे बोलो स्लोप, चाहे बोलो tan थीटा, चाहे बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तीनों सेम ही। समझ गए ना? इनके tan थीटा भी सेम होंगे, स्लोप सेम होने का मतलब थीटा सेम, tan थीटा सेम, और इनके स्लोप भी सेम। y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y4 minus y3 upon x4 minus x3। दोनों लाइन्स के स्लोप निकालोगे इक्वल है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं ऐसी। इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप कितना है m2। एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप कितना है m2। तो बच्चे लोग, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना, तो जरूरी है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। लर्न कर लीजिए इसको कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है -1। उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है -1। आपके मन में आएगा एक क्वेश्चन, सर ये कैसे आया, कहां से आया? तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा। तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 होता है। m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। The slope of one line, slope of one line, the slope of line 1 is equal to negative reciprocal of slope of line 2। कॉपी करो। Slope of line 1, slope of line 1 is equal to negative reciprocal of the slope of line 2। अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा तो चले, कोई बात। मुझे मालूम है कि 50% भी समझ में ना आया, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो हो जाएगा। लिख लिया क्या ये? अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है, इस वाली लाइन का स्लोप है 2, तो इस वाली लाइन का स्लोप अगर ये 90 डिग्री है तो पहले तो इसका नेगेटिव कर दो और उसका रेसिप्रोकल इतना होगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -। अगर इस वाली लाइन का स्लोप 1/2 है तो इस वाली लाइन का स्लोप पहले उल्टा करो और माइनस करो, कितना हो जाएगा -2। अच्छा, सेम टाइप का हो जाएगा, 1/3 ले लो तो -3। अगर इस वाली लाइन का स्लोप x है या t है तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा -1/t। समझ में आ रहा? फटाफट कॉपी करो। तो दोनों बातें, पहली बात तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। पहली बात तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1,
और दूसरी बात, इसको भाषा को दूसरी तरह से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक लाइन का स्लोप दूसरे वाली लाइन के स्लोप से नेगेटिव और रेसिप्रोकल दोनों होने चाहिए। नेगेटिव और रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। हाँ जी, हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप कैसे होंगे? इक्वल। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होंगे तो दोनों के स्लोप कैसे होंगे? इक्वल। बट अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। If two lines are perpendicular to each other, then their slopes is negative reciprocal to each other. Next लिखो, angle between two lines. Angle between two lines. ये जो वर्ड है ना एंगल, ये सेंटेंस है ना एंगल बिटवीन टू लाइन, ये डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट। ये पोजिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट और एक पोजिशनल कॉन्सेप्ट। तो फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, सपोज मैंने एक लाइन बनाई है, एक लाइन बनाई है, तो अगर आप इसको किसी भी पोजीशन पे लेके जाओ तो क्या एंगल तो चेंज नहीं हो रहा? एंगल तो चेंज नहीं हो रहा। किसी भी पोजीशन पे लेके जाओ, किसी भी ओरिएंटेशन में लेके जाओ, एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने कोई एक लाइन पकड़ी, कोई एक लाइन, एक ही चाहिए, कोई एक लाइन में अगर आपने एक लाइन को मोड़ दिया तो एक लाइन को मोड़ने के बाद में क्या इसके बीच का एंगल चेंज हो जाएगा? तो अब हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये देखिए, एंगल बिटवीन टू पहली क्लास बहुत शानदार हो जाएगी। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो अगर एक लाइन का स्लोप है m1, एक लाइन का स्लोप कितना है m2, और दोनों लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, तो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये नया वर्ड क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। m1 बड़ा हो तो m1 माइनस m2 लिख दो, m2 बड़ा हो तो m2 माइनस m1। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ऐसा भी लिख सकते हो कि भैया m1 में से m2 माइनस करो, उसके साथ में क्या लगा दो? मॉड। तो इट विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। एक्यूट एंगल देगा ये हमेशा। थीटा इज द एक्यूट एंगल, ये ध्यान रखना, थीटा इज द एक्यूट एंगल। थीटा कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। क्या फॉर्मूला हो गया? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर आपको दोनों लाइंस का स्लोप मालूम है
अगर आपको दोनों लाइंस का क्या मालूम है, स्लोप, तो आप उन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बोलो आ रहा क्या समझ में? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, समझ गए? चले भी आगे। अब नेक्स्ट फिर दोबारा से लिखो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। पहले लिखो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। कर लिया है, ठीक है? अब इधर देखिए, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप कितना है m2। अग्रवाल सर ने बता दिया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे तो स्लोप कितने होंगे, दोनों के बराबर होंगे ना। बट कैसे आया बराबर? तो मैंने फॉर्मूला लगाया इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्या थीटा का वैल्यू 0 हो गया क्या पैरेलल लाइंस के बीच में? तो ये हो जाएगा tan 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो क्या m1 इज इक्वल टू m2 प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? कि भैया अगर एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और अगर आप पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन चाहते हो तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है अगर एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 0। अगर दो लाइंस के बीच का एंगल 0 होता है तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जुड़ गई बात हमारी कि सर आपने यहां अभी समझाया भी था, अभी हमने प्रूव भी कर लिया। अब आपको फॉर्मूले में भी बिलीव हो गया होगा और आपको कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस और भी अच्छे से याद हो जाएंगे कि दोनों के स्लोप इक्वल होने चाहिए पैरेलल लाइंस के। When we are talking about parallel lines, their slopes must be equal. ओके मुझे लोग, अच्छा अब परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बताओ। इधर देखो, तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? 90। ये m1 हो गया और ये कितना हो गया? m2। तो मैंने फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाया tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका क्या कर दिया हम लोगों ने? मॉड। थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया है 90। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया थीटा का वैल्यू 90। तो tan 90 इज इक्वल टू tan 90 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है क्या? tan 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 0। ध्यान रखना इस बात। tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है ना, तो इसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग 1 अपॉन 0। tan 90 इज इंफिनिटी 1 अपॉन 0। कॉपी के कहीं मार्जिन लाइन के ऊपर लिख के छोड़ दीजिए। tan 90 इज 1 अपॉन 0 बोले तो इंफिनिटी। tan 90 इज 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो tan 90 की वैल्यू लेते 1 अपॉन 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 0 हो गई क्या? 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या m1 m2 की वैल्यू -1 हो गई? बताया था क्या ऐसा कुछ? ये m1 m2 की वैल्यू कितनी होगी? -1।
इस तरह के दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। नंबर 2, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। एक लाइन का स्लोप दूसरे वाले लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। m1 m2 इज -1 और m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 या m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। रिजल्ट बनाने का टाइम है, रिजल्ट बनाने का टाइम है। और दूसरा ये जो टाइम है ना, दिस इज द लॉन्चिंग पैड ऑफ योर 12th क्लास। कि 12th क्लास में क्या कुछ कर पाओगे उसका लॉन्चिंग पैड है। यहां से जो आपके एनर्जी वाली छलांग होगी वो डिसाइड करेगी कि आप 12th में कितना ऊंचा जाओगे। ये टाइम है वो, खासतौर से अब नवंबर तक से शुरू हो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन नवंबर, तो ये सब उसी चीजों का टाइम है। समझ गए? इंपॉर्टेंट है वो, मेहनत कीजिए। अब आप 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं है, अब आप नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ऐसा सोचिए आप, अरे आओ नहीं आओ 12th में, बट सोचने में क्या बुराई है। और दूसरा एक बात हो रहा है, मैं क्यों कहूं कि नहीं आओगे? क्योंकि क्या मैं अपनी मेहनत पे शक कर रहा हूं क्या? 3 बातें हैं। नंबर 1, मैं पढ़ाता हूं। नंबर दूसरी बात, आप भी डेली पढ़ने आते हो। ये 2 बातें तो सत्य है। अब तीसरी बात है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो डिपेंड करता है। बस यही तो 2 बातें 3 बातें होती है पढ़ाई में। अग्रवाल सर पढ़ाते हैं और आप डेली पढ़ने आते हैं, ये 2 बातें तो बिल्कुल हो रही है। बस तीसरी बात और चेक करनी है कि क्या आप भी पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो होगी ना टीम, पूरा हमारा काम हो गया, पूरा सक्सेस विल बी योर्स। यही तो काम होता है। ये छोटे छोटे 3 ही प्लेटफॉर्म, 3 ही एपिसोड्स है, 3 स्टेप्स है कामयाबी कि अग्रवाल सर डेली पढ़ाएं, आप बोलोगे हाँ सर हम पढ़ने आते हैं, 2 काम तो हो गए। मैंने कोचिंग खोली, आपने कोचिंग ज्वाइन करी, बस अब तीसरा काम क्या रह गया? सिर्फ आपका पढ़ना नहीं। और ये बात आप सब लोग यहां से हर दिन सोच के जाते हो कि मैं पढ़ के पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ूंगा। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, बट अगले दिन जब घर से आते हैं तो खाली याद आता है। वो प्रॉब्लम हो रही है। आप इसलिए घर में जाते ही पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। घर से आने से, जैसे आपका टाइम यहाँ पे 6 बजे आने का होता है, तो 4 बजे से चिंता शुरू हो जानी चाहिए। अरे यार पढ़ना है, बस बिना पढ़े नहीं जाना। भाई अपने उसूल आप खुद ही तो बनाओगे। और कितने बड़े हो गए अब? बड़े तो जितना बड़ा होना था हो गया तुम लोग। अब तो सिर्फ क्या बढ़ेगी? उम्र। अब सिर्फ क्या बढ़ेगी? उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कामयाबी और नाकामयाबी बढ़ेगी। बड़े तो जितना होने थे हो गए, अब क्या तो बड़े हो। अब सिर्फ क्या बढ़ेगा? उम्र। उसमें आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हाई एनर्जिक स्टेट में हो, मारो दम इस टाइम, खूब अच्छे से पढ़ाई होती है। खैर चलो फटाफट से एक बार जरा चेक कर लीजिए, एक बार जरा चेक कर लीजिए मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है, क्या उसमें किसी में भी कोई डाउट है? सब पढ़ डालो एक बार जल्दी से। काफी बड़ा सेशन हो गया मेरा आज का। ये फॉर्मूला भी ठीक है, चले ये उसी से आया है। ये रटा है तुम्हारा कहाँ पढ़ते थे तुम तक? कुछ लोग रखते हैं फॉर्मूला, ठीक है वो भी ठीक है। ये हम लोग को भी लर्न हाफ x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3
प्लस हाफ प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 साइक्लिक ऑर्डर में लग रहा है। हाँ वही पहले x1 लेते हैं फिर y2 माइनस y3 करते हैं, फिर x2 लेते हैं y3 माइनस y और फिर x3 लेते हैं। हाँ जी, आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया बच्चे लोग? तो शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, अब कल से आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है? कल मिलेंगे अब आगे। नवंबर शुरू